12 अक्टूबर 1972 उरुग्वाई देश से एक छोटी सी प्लेन चिले के सैंटियागो में पहुंचने के लिए टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में है रग्बी प्लेयर्स और मैच देखने जा रहे उनके फैमिली मेंबर्स और यार दोस्त। इस प्लेन में टोटल 45 लोग हैं, जिनमें से 5 क्रू मेंबर है। इस प्लेन को अपनी डेस्टिनेशन यानी कि चिले के सैंटियागो तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 घंटा ही लगेगा। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद मौसम खराब हो जाता है, जिस वजह से इस प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में ही लैंड करना पड़ता है। ये प्लेन रात भर वहां रुकता है और अगले ही दिन यानी कि 13 अक्टूबर 1972 के सुबह ही इस प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए रेडी किया जाता है। लेकिन परेशानी यह था कि अभी भी मौसम खराब था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह था कि इस प्लेन को एंडीज के इन माउंटेन रेंज के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, जहां हर वक्त बर्फ गिरता रहता है। लेकिन इन सब में एक पॉजिटिव बात यह था कि इस प्लेन की जो पायलट है ना, वो कई बार इस एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर से प्लेन को उड़ा चुके थे, तो वो फुल कॉन्फिडेंस में थे कि वो 1 घंटे के अंदर ही सैंटियागो में पहुंच जाएंगे। और फिर क्या, इस प्लेन को 13 अक्टूबर 1972 के दोपहर के 2:18 में फिर से उड़ाया जाता है। अब इस प्लेन को अपनी डेस्टिनेशन यानी कि चिले के सैंटियागो तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा और पायलट को भी पूरा विश्वास था कि वो 1 घंटे के अंदर सैंटियागो में पहुंच जाएगा। यह प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और एंडीज की पहाड़ियों को धीरे धीरे क्रॉस कर रहा था। लेकिन अचानक से मौसम थोड़ा ज्यादा ही खराब हो जाता है। अब पायलट को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अगर मौसम अच्छा होता तो पायलट अपनी आसपास की पहाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा लेता कि वो कहां पर है। बट पायलट अब सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही डिपेंडेंट था। अब पायलट को पहले से ही पता था कि वो करीब 1 घंटे के बाद सैंटियागो में पहुंच जाएगा, जिस वजह से पायलट सैंटियागो के एयर ट्रैफिक से कांटेक्ट करता है। एयर ट्रैफिक पूछता है कि क्या तुमने एंडीज की पहाड़ियों को क्रॉस कर लिया है, तो जवाब में पायलट भी कहता है हाँ। अब एयर ट्रैफिक के एटीसी पायलट की दिए हुए इंफॉर्मेशन पर ही डिपेंडेंट था, तो जिस वजह से वो प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे देता है। फिर पायलट कुछ ही समय बाद प्लेन की अल्टीट्यूड को कम करने लगता है और तभी पायलट को दिखाई देता है कि एंडीज की पहाड़, जी हाँ, दरअसल अभी भी प्लेन एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर से उड़ रहा था। और फिर क्या, पायलट तुरंत ही अपनी प्लेन की एल्टीट्यूड को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुका था। प्लेन की पिछला हिस्सा जाकर एक पहाड़ की चोटी से टकराता है और पीछे की 3 पैसेंजर के साथ ही हवा में उड़ जाता है और अब प्लेन पूरी तरह से डिसबैलेंस हो चुका था, तो जिस वजह से राइट विंग भी जाकर एक पहाड़ की चोटी से टकराता है और अब आगे वाला हिस्सा ही बचा था, जो 350 किलोमीटर के हाई स्पीड में जाकर एक ग्लेशियर से टकराता है। प्लेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। पायलट भी इस टकराव के दौरान ही मर चुका था। 45 में से 12 लोग इस टकराव में ही मर चुके थे, लेकिन 33 लोग अभी भी जिंदा थे, बट ज्यादातर लोग बहुत ही जख्मी हालत में थे। अब उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो एंडीज की इन विशाल पर्वत के कहां पर है। ये प्लेन जमीन से करीब 3570 मीटर ऊपर एंडीज की किसी अनजान चोटी पर बिखरा पड़ा था। लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ वो तो इस कहानी की बस ट्रेलर है, क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है उसको जानने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 weeks ago, the 45 people aboard were given up for dead. How did 16 young men survive a plane crash and more than 2 months stranded in the mountains, surrounded by snow, with nothing to eat? 1972, a Uruguayan Air Force plane commissioned for civilian flight crashed into the Andes. अब जैसे ही पता चलता है कि फ्लाइट 571 क्रैश हो गया है, तब तुरंत ही 4 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए भेजा जाता है। लेकिन परेशानी यह था कि रात होने में अब कुछ ही समय बचा था, जिस वजह से अगर इस प्लेन को तुरंत ही नहीं ढूंढा गया तो फिर उन लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रात में एंडीज की इन जगहों में -30 डिग्री सेल्सियस तक ठंड पहुंच जाती है, जिस वजह से ये 4 हेलीकॉप्टर एंडीज की पहाड़ियों को खदान डालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह था कि प्लेन जहां पर क्रैश हुआ था वहां पर सफेद बर्फ और घना कुआरा था
और प्लेन भी सफेद कलर की थी, जिस वजह से रेस्क्यू टीम को ऊपर से देखने पर प्लेन नजर ही नहीं आ रहा था। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो जाता है, जिस वजह से आज की रात के लिए इस सर्च ऑपरेशन को स्थगित कर दिया जाता है। अब यह प्लेन के लोगों को लग रहा था कि आज की रात को वो कुछ भी करके गुजर ले तो कल उन्हें कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा, बस आज की रात की ही बात है। लेकिन एंडीज की इन जानलेवा ठंड को 5 लोग सहन नहीं कर पाते हैं और वो जिंदगी की इस लड़ाई में हार जाते हैं। अब जिंदा बचे लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 हो गया था। अब अगले ही दिन यानी कि 14 अक्टूबर 1972 के सुबह ही फिर से सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाता है। अब 11 हेलीकॉप्टर को उन सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। अब प्रॉब्लम वही था, सफेद बर्फ और घना कोहरा, ऊपर से देखने पर प्लेन नजर ही नहीं आ रहा था। रेस्क्यू टीम सर्वाइवर्स के ऊपर से गुजर तो रहे थे, लेकिन रेस्क्यू टीम को सर्वाइवर्स नजर ही नहीं आ रहे थे। और ऐसे ही ये दिन भी गुजर जाता है और अगले ही दिन यानी कि 15 अक्टूबर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन रेस्क्यू टीम को सर्वाइवर्स दिखाई ही नहीं देते हैं। अब सारे सर्वाइवर्स मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो प्लेन के ऊपर अब लिपस्टिक से SOS लिखेंगे, लेकिन उनको पता चलता है कि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिपस्टिक है ही नहीं कि जिससे वो एक बड़ा सा SOS प्लेन के ऊपर लिख पाए। फिर वो और एक प्लान बनाते हैं। वो प्लेन में जितनी भी सूटकेसेस थी उन सब को इकट्ठा करते हैं और बाहर एक बड़ी सी क्रॉस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जिसको देखकर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का पता लग जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि रेस्क्यू टीम को उनकी ये क्रॉस दिखाई नहीं देता है। अब प्लेन क्रैश का 3 दिन हो चुका था और 3 दिन के दिन एक सर्वाइवर जिसका नाम था नंदो पराडो, वो प्लेन जब क्रैश हुआ था तब उसकी सर में चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला गया था। तो आज उसे होश आता है और तब उसको पता चलता है कि उसकी माँ इस क्रैश में ही मर चुकी है और उसकी एक 19 साल की बहन बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। अब उन सारे सर्वाइवर्स को ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत तो तय है, क्योंकि उनके पास ना ही खाने के लिए कोई खाना था और ना ही पीने के लिए कोई पानी। अब उन सर्वाइवर में से एक था कार्लिटोस। उसने एक टेक्निक डिस्कवर किया। उसने देखा कि हर प्लेन की सीट के पीछे एक एल्युमिनियम का शीट होता है, जिसको बेंड करके ऐसे बर्फ को सनलाइट से गलाया जा सकता है और उसका ये टेक्निक सक्सेसफुल रहता है। लेकिन उनके पास भूख मिटाने के लिए कोई भी खाना नहीं था। अब प्लेन क्रैश का 8 दिन हो चुका था। नंदो पराडो की बहन सूजी भी इस जिंदगी की लड़ाई में हार जाती है और दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन को भी रुकवा दिया जाता है, क्योंकि सबको लग रहा था कि इन 8 दिनों में सारे सर्वाइवर्स अपनी जान गंवा चुके होंगे। अब इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक 1 वे रेडियो मिलता है, जिसको वो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाकर ठीक करके जब ऑन करते हैं तब उनको पता चलता है कि उनकी सर्च ऑपरेशन को टोटली रुकवा दिया गया है। अब जब वो ये न्यूज़ सुनते हैं तब मानो उनकी पाँव तले जमीन खिसक गई। वैसे तो ये एक बैड न्यूज़ था, लेकिन देखा जाए तो ये एक गुड न्यूज़ भी था, क्योंकि अब उन सर्वाइवर्स को ये बात अच्छे से पता चल चुकी थी कि अब उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अब उन्हें ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठा नहीं जा सकता। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खाने की। तो कुछ सर्वाइवर्स भूख की दर्द से प्लेन की सीटों की लेदर को खाने लगे थे, लेकिन सीट की लेदर खाने की वजह से उनकी हालत और भी ख़राब होने लगी थी। अब इन सर्वाइवर में से 2 मेडिकल स्टूडेंट थे, जिनका नाम था कनेसा और जार्बिनो। तो वो कहते हैं कि हमें अगर जिंदा बचना है तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अगले ही लाइन में वो जो कहते हैं उसको सुनने के बाद सारे सर्वाइवर्स की होश उड़ जाती है। वो कहते हैं कि बाहर जो डेड बॉडीज पड़ी है उनको हमें खाना पड़ेगा। और वो ये भी कहते हैं कि अगर हमने ये जल्द से जल्द नहीं किया तो फिर हमारी बॉडी में उतनी एनर्जी ही नहीं बचेगी जिससे हम उन डेड बॉडीज के पास जाकर उनको काट कर खा भी नहीं पाएंगे। और ऑब्वियसली इस सजेशन को सुनने के बाद हर कोई शॉक हो गया था। कुछ लोग तो गुस्सा भी करने लगे थे और कोई तो कह रहा था कि बाहर मेरी दोस्त पड़ी है, कोई कह रहा था कि बाहर मेरा बहन पड़ा है। और इसके बाद मल्टीपल डिस्कशन होता है और फिर आता है 29 अक्टूबर 1972 की रात। उस रात उन्हें एक आवाज़ सुनाई देता है और पता चलता है कि पहाड़ की ऊपर से एक बड़ा सा एवलांच आ रहा है, जिसका एक मोटा सा हिस्सा जाकर प्लेन के अंदर घुस जाता है। अब इस एवलांच के कारण सांस फूटकर 8 और सर्वाइवर्स अपनी जान गंवा देते हैं।
अब जिंदा बचते हैं सिर्फ 19 लोग। अब इन जिंदा बचे लोगों की हालत भी बहुत ही ख़राब हो गया था, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं था। तो खाने की इस प्रॉब्लम से परेशान होकर गणेशा, जो एक मेडिकल स्टूडेंट था, वो अपने हाथ में एक ग्लास का टुकड़ा लेता है और बाहर पड़ी डेड बॉडीज़ के पास जाता है और उन डेड बॉडीज़ को काट कर उनसे कुछ मांस का टुकड़ा खा जाता है। अब गणेशा को देखकर 2 और सर्वाइवर्स ऐसा ही करते हैं। अब ये लोग ये बात समझ चुके थे कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो फिर उन्हें ही बाहर जाकर मदद लाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि वो वेस्ट की डायरेक्शन के इस पहाड़ की तरफ जाएंगे। तो इस ऑपरेशन के लिए 3 लोगों की एक टीम को सिलेक्ट किया जाता है। वो तीनों थे नंदो पराडो, विजेंटिन और रोबर्टो कैनेसा। अब उन्हें पहाड़ पर चढ़ने की थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जाता है और उनके लिए धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग भी बनाया जाता है। और फिर आता है 15 नवंबर 1972। वो तीनों निकल पड़ते हैं अपने साथ कुछ मीट के पीसेस लेकर। वो चलते चलते शाम हो जाता है और तब उन्हें दिखाई देता है कि प्लेन का पिछला हिस्सा, जो प्लेन से टूटकर पहले ही अलग हो गया था, जिसको देखकर वो तुरंत ही उस हिस्से के पास जाते हैं। अब उस पार्ट में उन्हें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि कुछ चॉकलेट की बॉक्सेस, कुछ सूटकेसेस, 3 मीट के पेटीज, रैम के कुछ बॉटल्स, एक्स्ट्रा कुछ क्लोथ्स और कुछ दवाइयाँ भी मिलता है। और साथ ही साथ उन्हें एक 25 किलो का बैटरी भी मिलता है। तो अब वो प्लान करते हैं कि वो इस बैटरी को मेन बॉडी के पास ले जाएंगे और प्लेन की जो कॉकपिट में 2-वे रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको ऑन करेंगे। लेकिन बैटरी 25 किलो का था, तो इसको इतनी कमज़ोर हालत में इतनी दूर ले जाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। तो जिस वजह से वो उस रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस को ही प्लेन से खोलकर बैटरी के पास ले आते हैं और वो उस कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो फेल होते हैं, क्योंकि प्लेन का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम था वो 115 वोल्ट एसी का था और वही उनके पास जो बैटरी था वो 24 वोल्ट डीसी का था। अब यहाँ पर ट्राई करते करते उनकी फूड सोर्स भी ख़त्म हो जाता है, तो जिस वजह से वो क्रैश साइड में फिर से चले जाते हैं। अब क्रैश का 59 दिन हो चुका था और उस रात और एक एवलांच आता है, जिसके कारण 3 और सर्वाइवर्स अपनी जान गंवा देते हैं। अब उन तीनों को यह बात समझ में आ ही गया था कि अगर ऐसा चलता गया तो फिर सबकी मौत तय है। तो इसीलिए अगले ही दिन, यानी कि प्लेन क्रैश का 60वें दिन, वो तीनों निकल पड़ते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में। अब उनको लग रहा था कि वो अगर इस सामने की पहाड़ी को क्रॉस कर लेंगे तो फिर उन्हें मदद मिल ही जाएगा। अब उनके पास कोई भी क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स भी नहीं था, ना ही उनके पास कोई कंपास था, ना ही उनके पास कोई नक्शा था और ना ही उनके पास कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस थी। बस उनके पास था तो हौसला, एक उम्मीद, जिसके सहारे वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। वो पूरी दिन क्लाइंबिंग करते हैं और रात में एक ही स्लीपिंग बैग में जितना हो सके उतना चिपक कर सोते थे और सूरज निकलते ही वो चलना शुरू कर देते थे। और ऐसे ही चलते चलते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजर जाता है और 4 दिन के दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी एस्टिमेशन कितना गलत था, क्योंकि 4 दिन के दिन वो उस पहाड़ के टॉप पे पहुंच जाते हैं और तब उनको अपनी चारों ओर दिखाई देता है पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। लेकिन वो देखते हैं कि दूर होराइजन में एक पहाड़ की 2 चोटियाँ हैं जिन पर बर्फ नहीं था, तो जिसका मतलब ये था कि यहाँ पर ग्रीन वैलीज हो सकती है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उनके पास खाने की शॉर्टेज थी, तो जिस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि विजेंटिन अब रिटर्न क्रैश साइड में ही चला जाएगा और कनेसा और पराडो ही आगे जाएंगे। तो जिस वजह से विजेंटिन रिटर्न क्रैश साइड में चला जाता है और कनेसा और पराडो ही आगे क्लाइंबिंग करते हैं। वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और फिर 8 दिन के दिन वो एक वैली में पहुंचते हैं। अब यहाँ उन्हें एक नदी दिखाई देता है। अब वो दोनों नदी के डायरेक्शन में ही चलना शुरू कर देते हैं और वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं और पूरे 9 दिन हाइकिंग करने के बाद उन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस दिखाई देता है। उन्हें कुछ गाय दिखाई देती है, एक मैगी की पैकेट और कुछ जली हुई लकड़ियाँ भी दिखाई देती है। अब वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्या पता यहाँ ही उन्हें हेल्प मिल ही जाएगी।
तो अब वो रिवर के पास में ही बैठ जाते हैं। अब ये जो रिवर था वो बहुत ही बड़ा था और उस पे पानी भी बहुत ही हाई स्पीड में फ्लो कर रहा था, जिस वजह से इसको क्रॉस करना भी आसान नहीं था। लेकिन अचानक से उन्हें नदी के उस पार एक घुड़सवार दिखाई देता है। अब मैंने जो पहले ही कहा था कि नदी बहुत ही बड़ी थी और पानी भी बहुत ही हाई स्पीड में फ्लो कर रहा था, जिस वजह से पानी में आवाज भी कर रहा था। तो ये लोग इधर से कुछ बोल रहे थे, लेकिन उस साइड वो आदमी समझ ही नहीं पा रहा था, मतलब ठीक से कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो घुड़सवार बहुत कुछ बोलता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन एक वर्ड उन्हें समझ में आता है, टुमारो। अब ये वर्ड कह के वो आदमी चला जाता है। अब यह इन लोगों को लग रहा था कि क्या पता वो काल आने के बारे में बोल रहा हो, और ठीक ऐसा ही होता है। वो आदमी अगले ही दिन आता है अपने साथ पेन और पेपर लेकर। वो उस पेपर में व्हाट डू यू वांट लिखकर उस पेपर और पेन को नदी के उस पार फेंकता है। अब नंदो पराडो उस पेपर में लिखते हैं कि मैं उस प्लेन से आ रहा हूँ जो पहाड़ में गिर गया था। मैं उरुग्वाई देश से हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। हमारे 14 घायल दोस्त अभी भी क्रैश साइट में जिंदा जख्मी हालत में हैं। हमें मदद की ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं कि कैसे मिलेगा। हमारे पास खाना नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हम चल भी नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ हमें बचा लो, और अब हम कहाँ पर हैं। और ये सब लिखकर वो पेपर को उस साइड फेंकते हैं। और ये मैसेज पढ़ने के बाद वो आदमी समझ जाता है। अब वो आदमी चिली देश की एक किसान था। वो तुरंत ही अपने लोकल अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट करता है। अब उन लोगों को घोड़े से ही पास के लोकल विलेज लॉस मेंटेनेंस में लाया जाता है, और फाइनली आज उन्हें कुछ खाना और कुछ रेस्ट मिलता है। और फिर पता चलता है कि वो उम्मीद के सहारे ही 10 दिनों में 61 किलोमीटर जगह पैदल चले थे। अब जैसे ही उनका ये सर्वाइवल स्टोरी बाकी दुनिया को पता चलता है, तब ये एक ग्लोबल हेडलाइन बन जाता है। अब यहाँ के लोकल अथॉरिटी सेंटियागो के आर्मी हेडक्वार्टर के साथ कांटेक्ट करते हैं, और फिर उन बाकी सारे सर्वाइवर्स को ढूंढने की सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाता है। और फाइनली 22 दिसंबर 1972 के दिन बाकी सारे सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन सारे सर्वाइवर्स की हालत बहुत ही खराब था, पर खुशकिस्मती से सारे सर्वाइवर्स रिकवर कर जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसी कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, हमें सब्र और धैर्य से काम लेना पड़ता है, चाहे वो प्रॉब्लम एंडीज की पहाड़ियों की ठंड ही क्यों ना हो। वैसे आपको ये कहानी कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड तब तक के लिए जय हिंद।